बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी थर्ड वीडियो है बायोकेम की प्रैक्टिकल की। इसमें हम कुछ वो सेक्शन कवर करेंगे जिसके अंदर सिर्फ एक आधा प्रैक्टिकली करवाया हुआ है। सेक्शन 4 है। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें से हमने करना है सीरम टोटल कैल्शियम। कैल्शियम क्या है? अब हमारे पास आयन है, जो कि कैल्शियम हमारे पास मेटल है जो कि हमारे पास 3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, फ्री, आयनाइज्ड और बाउंड विद प्रोटीन। फंक्शन क्या है कैल्शियम की? मसल कंडक्शन में काम करता है, ब्लड क्लॉटिंग, बोन फॉर्मेशन, नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन, सेकंड मैसेंजर के तौर पर एक्ट करता है। यहाँ पे हमारे पास रिएजेंट क्या यूज होंगे? ओ क्रिसोल फेथैलिन कम्प्लेक्स और बफर यूज होगा। प्रिंसिपल क्या है कि हमारे पास ओ क्रिसोल फेथैलिन कम्प्लेक्स जो है कैल्शियम के साथ बाइंड करेगा और क्रोमिक इंडिकेटर बनाएगा अल्कलाइन पीएच पे। जितनी ज्यादा कैल्शियम की जितना ज्यादा कलर आएगा उतनी कम हमारे पास कैल्शियम की कंसंट्रेशन होगी। ये वाहिद है, इसको हमने याद रखना है। जितनी ज्यादा कलर इंटेंसिटी होगी उतनी कम कैल्शियम होगी। वही प्रोसीजर है कि 3 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, उनके अंदर हमने उनको यूएसबी लेबल कर देना है, 1 ml रिएजेंट डाल देना है सब में। फिर हमने 10 माइक्रोलीटर वाटर डालना है ब्लैक में, 10 ml स्टैंडर्ड सोल्यूशन डालना है स्टैंडर्ड टेस्ट ट्यूब में, और 10 ml अननोन सोल्यूशन मतलब सीरम डालना है हमने अननोन के अंदर। शेक वेल करना है और तीनों टेस्ट ट्यूब को हमने स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से एब्जॉर्बेंस चेक कर लेनी है। फॉर्मुला भी ये सेम है हमारे पास, एब्जॉर्बेंस of sample divided by absorption of standard multiplied by concentration of standard is equal to concentration of unknown। नॉर्मल लेवल कैल्शियम क्या होता है? 9 to 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। हाइपोकैल्सीमिया यानी कि कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर कम कब होता है? जब पैराथॉर्मोन कम हो। पैराथॉर्मोन कम होता है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया की कंडीशन के अंदर, मैग्नीशियम डिप्लीशन के अंदर। हाइपरकैल्सीमिया कब होता है? जब विटामिन डी बहुत ज्यादा हो, क्योंकि विटामिन डी ज्यादा होगा वो कैल्शियम को ज्यादा एब्जॉर्ब कराएगा, उसको एक्सक्रीशन से रोकेगा। मल्टीपल माइलोमा, कैंसर, इमोबिलाइजेशन, किडनी फेलियर की वजह से, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की वजह से पैराथॉर्मोन जितना ज्यादा होगा वो ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगा। इस तरह से हमारे पास हाइपरकैल्सीमिया हो जाएगा। मिल्क अल्कली सिंड्रोम और यूज ऑफ डायूरेटिक्स, इन सब कंडीशंस के अंदर हमारे पास होगा हाइपरकैल्सीमिया। दैट्स ऑल दिस सेक्शन। बस एक ही प्रैक्टिकल करना। इसके बाद हमारे पास सेक्शन 6 ब्लड ग्लूकोज एंड डायबिटीज मेलाइट। इसके अंदर से हमने ब्लड ग्लूकोज लेवल की एस्टिमेशन करनी है। ब्लड ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज जो है बेसिक शुगर है जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है। फास्टिंग शुगर लेवल होता है 60 to 90। रीनल थ्रेशोल्ड यानी कि हमारे पास 180 तक होगी तो हमारे पास यूरिन के अंदर जो है वो शुगर नहीं आएगी। रीनल थ्रेशोल्ड 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। लेवल ऑफ शुगर अगर यूरिन के अंदर पेयर होना स्टार्ट हो जाएगी शुगर तो इसको हम कहेंगे ग्लूकोज यूरिया। मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज जो रीनल ट्यूब्यूल से हो सकती है वो है 350 से 370 मिलीग्राम पर मिनट। इतनी शुगर जो है वो एब्जॉर्ब कर सकता है हमारे पास किडनीज, रीनल ट्यूब्यूल्स। इससे ज्यादा शुगर होगी तो किडनीज जो है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकेंगे। सीरम और प्लाज्मा फ्री ऑफ हिमोलिसिस हमने लेना है ब्लड ग्लूकोज के लिए, यानी कि जिसके अंदर हमारे पास क्लॉट्स वगैरह ना बने हो। अब हमारे पास क्या है? ग्लूकोज ऑक्सीडेज मेथड। ये एंजाइमेटिक मेथड है, इसके अंदर हमने ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम यूज करना है। ग्लूकोज के अंदर वाटर डालना है, ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज ऑक्सीडेज रिएक्ट करेगा, ग्लूकोनिक एसिड बनेगा और H2O2। H2O2 के साथ हमें पता है कि साथ में क्या होता है? फिनोल और 4 अमीनो एंटीपायरीन। ये कैटालाइज के प्रेजेंस के अंदर रेड कलर देंगे। रेड कलर देंगे तो वो हमारे पास ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को बताएगा। ग्लूकोज के लिए हमने सेम वही प्रोसीजर 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है और सेम प्रोसीजर सेम कैलकुलेशन। अब हमारे पास ये कि फास्टिंग के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है 60 to 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। रैंडम ब्लड ग्लूकोज लें अगर हम तो वो आता है 90 to 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो वो नॉर्मल है। इससे ज़्यादा होगा तो वो प्री डायबिटिक के अंदर आएगा, और अगर हमारे पास फास्टिंग में 125 से अबव आएगा तो वो होगा डायबिटिक लेवल, और रैंडम में अगर हमारे पास 200 से ज़्यादा आएगा तो हमारे पास वो लेवल होगा एस डायबिटिक। सीरम ग्लूकोज हमने क्यों चेक करना है? सीरम ग्लूकोज हमने डायबिटीज मेलाइटस को डायग्नोज के लिए, इसके अलावा हमारे पास इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस के लिए, जेस्टेशनल डायबिटीज के लिए, हाइपोग्लाइसीमिक एंड हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन को असेस करना बहुत जरूरी होता है, और ये कि डायबिटीज के वो एंटी करने के लिए मतलब डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए हमने कितनी डोज लेनी है वो सारा चीज़ें डिसाइड करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कितनी ग्लूकोज आ रही है ब्लड के अंदर, यूरिन के अंदर। रैंडम शुगर लेवल जो है वो 100 to 40 से कम जो है वो नॉर्मल है, 140 से 200 तक इम्पेयर्ड है, और ग्रेटर देन 200 हमारे पास डायबिटीज मेलाइटस हुआ है। हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि ग्लूकोज लेवल कब बढ़ता है? जब कुशिंग सिंड्रोम हो। कुशिंग सिंड्रोम होगा तो कॉर्टिसोल ज्यादा होगा, कॉर्टिसोल ज्यादा होगा तो ग्लूकोज जो है वो ज्यादा ब्लड के अंदर आएगी। उसके अलावा जेस्टेशनल डायबिटीज हो, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, एक्रोमेगाली और डायबिटीज, इन सब कंडीशन के अंदर हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया होगा। हाइपोग्लाइसीमिया कब होगा? जब हम हैवी इंसुलिन डोज लेंगे। इंसुलिन जो है वो ब्लड से ग्लूकोज को उठा के मसल्स के अंदर फेंक देती है ताकि वहाँ पे अपने एक्शन परफॉर्म कर सके। उसके अलावा प्रोलॉन्ग फास्टिंग और स्टार्वेशन के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। एक्सरसाइज के अंदर, कैंसर ऑफ पैंक्रियाज के अंदर, हाई ओरल ड्रग्स जो कि ग्लूकोफेजेस होते हैं ग्लूकोज को कम करने, हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स जिनको हम कहते हैं जो कि डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए लेते हैं, इन सबसे हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। अब इसके लिए हमारे पास एक टेस्ट है HbA1c का टेस्ट। ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन को ग्लाइकोसाइलेट करके तो हम उसको चेक करते हैं। इससे हमारे पास सीरियल टेस्ट जब हम करते हैं तो हमारे पास पूरे मंथ का रिकॉर्ड आ जाता है कि कब ग्लूकोज लेवल कितना था, कब कितना था। इस तरह से हमारे पास जो है HbA1c वाला टेस्ट जो है वो डायबिटीज मेलाइटस के लिए यूज होता है। इसके बाद हमारे सेक्शन 8 बायोटेक। बायोटेक के अंदर से हमने एक प्रैक्टिकल करना है एलाइजा। अब ये जो एलाइजा है ना, इसके पहले यूजेस की बात करें तो एलाइजा जो है वो थायराइड फंक्शन, HIV, HBV, प्रेगनेंसी टेस्ट, पेप्टाइड्स, बैक्टीरिया, प्रोटीन, इन सब के लिए यूज होता है। एलाइजा की होती है 4 टाइप्स: डायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा, सैंडविच एलाइजा और कंपेटिटिव एलाइजा। इसके अंदर होता क्या है कि हमारे पास 12 रोज होती हैं और 8 वेल्स होते हैं हर रो के अंदर।
मतलब 8 हॉरिजॉन्टली और 12 रोज होती हैं। इस तरह हमारे पास टोटल 96 वेल बनते हैं ELISA किट के अंदर। अब ELISA किट के अंदर हमारे पास 4 तरह से हो सकता है कि एक है डायरेक्ट ELISA में ये होता है कि इस वेल के अंदर हमारे पास एंटीजन, हम सैंपल जो डालते हैं वो हमारे पास एंटीजन होता है। एंटीजन के बाद हम उसके अंदर एक एंटीबॉडी डालते हैं जो कि हमारे पास कलर कम्प्लेक्स के साथ बाउंडेड होती है। इसका कलर चेक करके हम बता सकते हैं कि कितनी कंसंट्रेशन में हमारे पास कोई वायरस वगैरह या थायराइड, जो सारी चीज़ें हमने पीछे पढ़ी, वो क्या कंसंट्रेशन है प्रोटीन की इन द ब्लड। ठीक हो गया, एक है हमारे पास ये। इसके बाद हमारे पास है ये इनडायरेक्ट ELISA ये है कि हमारे पास एंटीजन पहले ही वेल के अंदर होगा। हम जो सैंपल डालेंगे ब्लड, यानी कि वो हमारे पास उसके अंदर होगी एंटीबॉडीज, वो जाके उसके साथ बाइंड कर जाएंगी। फिर हम मजीद इंजाइम लिंक एंटीबॉडीज डालेंगे जिसके साथ कलर प्रोडक्ट लगा होगा, वो आके इनके साथ बाइंड करेंगे और कलर देंगे, इससे हमारे पास बन जाएगा इनडायरेक्ट ELISA। इसके बाद हमारे पास सैंडविच ELISA में ये है कि हमारे पास वेल के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट हमारे पास एंटीबॉडीज हैं। हम सैंपल डालेंगे एस एंटीजन आके इनके साथ बाइंड करेगा और हमारे पास इंजाइम लिंक एंटीबॉडी डालेंगे जो हमारे पास कलर प्रोडक्ट में आएंगी। इनकी कंसंट्रेशन से हमारे पास पता चलेगा कि कितनी कंसंट्रेशन में कोई भी चीज़ प्रेजेंट है, कोई प्रोटीन प्रेजेंट है। इसके अलावा हमारे पास कम्पिटिटिव ELISA के अंदर ये होगा कि हमने सबसे पहले एंटीजन जो कि ब्लड के अंदर ब्लड वाली होगी और एक हमारे पास आर्टिफिशियल एंटीजन होगी, इन दोनों को हमने मिक्स कर लेना है, जिससे कुछ ब्लड वाली हो जाएंगी, कुछ आर्टिफिशियल हो जाएंगी और कुछ जो है वो मिक्सचर बन जाएंगी। अब इसके अंदर जो मिक्सचर वाली हैं वही जो है मजीद एंटीबॉडीज़ के साथ बाइंड करेंगी और जो बाकी हैं ब्लड वाली या सिंपल जो हमने आर्टिफिशियल डाली हुई हैं वो जो है वो बाइंड नहीं करेंगी। इस तरह हमारे पास जो है कम्पिटिटिव ELISA हो जाएगा। यहाँ पास ELISA की कुछ टेक्निक। इसके अलावा एक और टेक्निक है हमारे पास आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड टेक्निक। इसके अंदर हमारे पास ये एक एनालिटिकल टेक्निक है जिसके अंदर हमारे पास एक्टिविटी ऑफ आयन को मेजर करते हैं एक्वा सोल्यूशन में बाय मेजरिंग इट्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। उसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मेजर करके कि आयन की कितनी एक्टिविटी है। प्रिंसिपल क्या है कि हम इससे हमारे पास पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है जो कि प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ टेस्टेड एनालाइट, यानी कि जो भी आयन हम मेजर कर रहे हैं उससे जितनी भी हमारे पास पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है वो उसकी कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। इससे हम मेजरमेंट कर सकते हैं आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड से। इसको पोटेंशियोमीट्री कहते हैं। द मोस्ट कॉमन आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड इज पीएच इलेक्ट्रोड। और जैसे कि नाम इंडिकेट करे आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड जो है वो हाई डिग्री ऑफ सेलेक्टिविटी कंटेन करता है। सेलेक्टिविटी ऑफ आयन जो है वो सेलेक्ट करता है इलेक्ट्रोड अपने पे, जो कि हमारे पास कंपोजिशन ऑफ मेम्ब्रेन पे डिपेंड करता है। वो मेम्ब्रेन जो है वो अलाउ करती है कोई भी स्पेशल आयन जो कि इसके अंदर से सिर्फ पास कर सकता है, यानी कि वो एक मेम्ब्रेन लगी होती है, वो मेम्ब्रेन स्पेसिफिक होती है हर आयन के लिए। अगर वो आयन उस मेम्ब्रेन से पास करेगा तो वो पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। वो आयन कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है। एडवांटेजेस क्या है आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड के? लेस एक्सपेंसिव है अदर टेक्निक से, लार्ज डायनामिक रेंज है इसकी, और ये जो है सैंपल को कंज्यूम नहीं करती और सैंपल को कंटामिनेट भी नहीं करती, और इसका रिस्पांस टाइम शॉर्ट है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि इसकी प्रिसीजन जो है वो बहुत कम है, लेस देन 1%। ऑर्गेनिक सोल्यूट जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स के साथ जो है वो एनालाइट के तौर पे यूज़ नहीं हो सकते। कुछ इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो फ्रेजाइल होते हैं। और ये कि हमारे पास एक्टिविटी ऑफ फ्री आयन तो है वो मेजर हो सकती है, लेकिन कम्प्लेक्स आयन जो हैं वो नहीं मेजर हो सकते। डिसएडवांटेज इसके ज़्यादा हैं कि इसकी प्रिसीजन कम है, ऑर्गेनिक सोल्यूट नहीं मेजर कर सकते। आयन्स जो हैं वो सिंपल फॉर्म में फ्रीली अवेलेबल हैं तब तो मेजर किए जा सकते हैं, कम्प्लेक्स फॉर्म वाले नहीं मेजर किए जा सकते और फ्रेजाइल होते हैं इलेक्ट्रोड्स।